अच्छा, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो तक हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी हद तक डिस्कस किया, और अब जो है हम इसको कंपैरिजन करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है? एक तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में नहीं पूछी जा सकती, बट बुक्स में अलग से मेंशन होता है, तो मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं से पॉइंट निकल आ सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। एक तो ये है कि दोनों केमिकल को रिलीज़ करते हैं। जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन में हॉर्मोन्स होते हैं, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ होता है सिनैप्स पे, जैसे ये अगर एक न्यूरॉन है और ये अगला न्यूरॉन है और ये सिनैप्स है, ठीक है। तो ये इस न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा और वो अगले सिनैप्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट करते हैं दोनों बॉडी को, दायरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। एक रीजन के बॉडी को दूसरे बॉडी के दूसरे रीजन ऑफ बॉडी से आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी हो रही है। और होमोस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। होमोस्टैसिस का मतलब है कि नॉर्मल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करें। और नॉर्मल बॉडी कंडीशन से मतलब क्या है कि बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको मेंटेन करें, तो होमोस्टैसिस को मेंटेन करें। ये तो हो गई सिमिलैरिटीज़। अब डिफरेंसेस थोड़े बहुत हैं, मेन मेंशन किए हैं, जिससे कहीं ना कहीं एमसीक्यू बन सकता है। अच्छा, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है जो, उसमें क्या होता है, न्यूरॉन यूज़ होता है। आपको पता है न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डेंड्राइट होते हैं, फिर आपके पास सेल बॉडी, नीचे एक्सॉन, ठीक है। तो जो न्यूरॉन है ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बना रहा है, और फंक्शनल का मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम के जितने फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म कर रहा है न्यूरॉन ही। तो इसलिए इसको कहते हैं कि न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। किस में होते हैं ये? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है। जैसे अगर ये हाइपोथैलेमस में ड्रॉ कर दूँ तो इसके नीचे से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होता है, और ये हाइपोथैलेमस या तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर से रिलीज़ करता है या तो इनहिबिटिंग फैक्टर से रिलीज़ करता है। जो पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं और जाके इसको या तो उससे आगे हार्मोन से रिलीज़ कराएंगे या नहीं कराएंगे, जिसका हमने बहुत अच्छी तरह डिटेल जो है वो डिस्कस की है। या तो ये दो हार्मोन्स भी बनाता है, जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरो का मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस में ज़ाहिर है ब्रेन का पार्ट है। न्यूरो मतलब क्या कि ब्रेन के पार्ट्स से रिलेट कर रहा है, तो इसलिए न्यूरो कह रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कुछ फैक्टर्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है, जो कि कुछ हार्मोन्स भी हैं जैसे एडीएच ऑक्सीटोसिन है, और कुछ फैक्टर्स स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूरो सिक्योरिटी सेल्स होते हैं। अच्छा, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरो ट्रांसमीटर, जो एंटी का मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये वहीं एक्ट करता है जहाँ प्रोड्यूस होता है। मतलब क्या है कि मैंने साइनैप्स आपको पढ़ाया है कि अगर ये एक न्यूरॉन है, ये अगला न्यूरॉन है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ होगा और अगले न्यूरॉन पे ये छोटा सा रीजन है यहीं एक्ट करेगा और यहीं से वापस चला जाएगा। तो ये इसी एरिया में खेल रहा है और इससे बाहर नहीं जा रहा। बट जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स कहीं से रिलीज़ होते हैं और टारगेट सेल इनका कहाँ होता है, तो ये पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पे अपने टारगेट सेल पे जहाँ इसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है वहाँ जाके ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो सबको एक चीज़ पता होती है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत फास्ट इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इसलिए इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, विद इन सेकंड्स रिस्पॉन्स आ जाता है। और स्पीड कितनी होती है? 100 मीटर पर सेकंड होती है, और 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो सकती है नर्व इम्पल्स की, ठीक है। नर्व इम्पल्स हमने पढ़ा है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, डीपोलराइजेशन भी बहुत हमने डिटेल में पढ़ा है। तो अब कुछ ऐसे भी होते हैं नर्व इम्पल्स जिनकी कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड होती है। वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे माइलिनेशन नहीं है या डायमीटर एक्सॉन का कम है, तो वो स्पीड कम होगी। बट जो बहुत अच्छा, जो बहुत आप कह लें कि प्रॉपर सिचुएशन हो, जिसमें डायमीटर ऑफ एक्सॉन भी ज़्यादा हो और माइलिनेशन भी मौजूद है, तो 120 मीटर पर सेकंड तक भी नर्व की स्पीड जा सकती है, ठीक है। बट ये जो है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये अपना टाइम लेती है। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रोथ है, अब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ होती जाती है, तो बहुत सालों तक ये जो है वो इसके इफेक्ट्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ घंटों तक हों, तो ये एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद जो कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हैं, जैसे एक्शन पोटेंशियल है, और आपके पास डीपोलराइजेशन, और केमिकल का मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर भी इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल है। बट ये प्योर ही केमिकल है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, केमिकल ही रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे, सारे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज़। अब अगर फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें, तो फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इट सेल्फ कंट्रोल होता है कोई भी रिएक्शन के अपने ही प्रोडक्ट से। मतलब क्या है कि अगर ये रिएक्शन हुआ ए बी, ये रिएक्शन हुआ, इन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, पी में लिख रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ ये ही कंट्रोल करेगा वापस आके अपने रिएक्शन को, तो इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऐसा है जो कि इट सेल्फ अपने आप को कंट्रोल करता है बाय प्रोडक्ट, अपने ही प्रोडक्ट से, ठीक है। तो अब
इसमें बात क्या है, ये वाली बात जो है ये यही चीज़ एक्सप्लेन कर रही है एक्चुअली कि अपने ही ये प्रोडक्ट जो है वो अपने ही रिएक्टेंट्स को और अपने केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, अब इसके हमने एक एग्जांपल देखनी है जिससे आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह कि इंटरेक्शन बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमने बात डिस्कस करनी है। एग्जांपल आपके पंजाब की बुक में दी हुई है। आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ऐसे प्राइमरी हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है जो कि जैसे मिसाल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन, ये कहाँ जाएगा, जाके डायरेक्ट टारगेट सेल पे एक्ट करेगा। और कुछ ट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ट्रोपिक हार्मोन्स जैसे मिसाल के तौर पर ये रिलीज़ करेगा आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। TSH रिलीज़ करेगा, TSH जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दिए तो मैं समझा रहा हूँ। थायराइड ग्लैंड अपने जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, इसमें T3 T4 और कैल्सिटोनिन आ जाता है। तो ये क्या है, ये एक ग्लैंड से रिलीज़ हुआ जो ट्रोपिक हार्मोन है TSH, पिट्यूटरी से रिलीज़ हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ग्लैंड नंबर 1 इसको मैं नाम दे देता हूँ, और जाके दूसरी ग्लैंड पे एक्ट किया और दूसरी ग्लैंड किसने हार्मोन रिलीज़ कराया। तो ऐसा है कि ये एक ग्लैंड से रिलीज़ होकर दूसरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है और उसके हार्मोन को रिलीज़ करा रहा है, इसको हम ट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे हार्मोन है प्राइमरी हैं, कुछ टॉपिक हैं, पिट्यूटरी दोनों तरह के रिलीज़ करते हैं जो हमने डिस्कस की है बहुत डिटेल में पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो टॉपिक हार्मोन्स हैं। अब एग्जाम्पल है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर ऐसी चीज़ जो चेंज एनवायरमेंट को डिटेक्ट करे, थर्मो का मतलब टेम्परेचर के लिए, तो थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। ये सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस का जो ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इसको हम TRH पे लिख सकते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एक्ट करेगा किसके ऊपर, ये पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और पिट्यूटरी रिलीज़ करेगा आपके पास TSH, ठीक है। तो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी रिलीज करेगा TSH जाके एक्ट करेगा थायराइड पे, वहाँ थायरोक्सिन रिलीज कराएगा, मतलब T3 T4 और कैल्सिटोनिन नहीं होता टेम्परेचर के रेगुलेशन में, T3 T4 होते हैं। उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये ATP ज़्यादा बनेगी, तो ATP जब बनेगी तो ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, तो ज़्यादा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, और थायरोक्सिन मतलब क्या कि आपके जो थायराइड के हार्मोन्स है वो बढ़ गया, तो हार्मोन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लेवल, सबसे पहले आपको TRH जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये भी कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो TSH जा रहे हैं, इसने TSH को स्टिमुलेट कराना था तो TSH भी कम हो जाएगा। जब TSH कम होगा तो TSH थायराइड को कम स्टिमुलेट करेगा और थायराइड के हार्मोन T3 T4 भी कम हो जाएंगे। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि एक चीज़ बढ़ गई तो उसी ने फिर आगे अपने ही जो रिएक्शन थे उनको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एक। अच्छा, तो अब ये बिहेवियर का टॉपिक है, मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है एक्चुअली। ये सिंध की बुक में अलग चैप्टर है, फेडरल में भी अलग चैप्टर है, बट जो है ये KVK में भी अलग चैप्टर है, बट जो पंजाब की बुक है उसमें ये थोड़ा सा इसका इन्होंने बताया हुआ इसी चैप्टर के एंड पे। तो मैं इसको चाहूँगा कि यहीं डिस्कस कर लूँ क्योंकि पंजाब की बुक को यूजुअली यूज़ किया जाता है डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो मैं वो वाली चीज़ें सिर्फ डिस्कस करूँगा जो MCQ में पूछी जा सकती हैं, ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज़ कर लेंगे और जो है इसको आप अगर देख लें तो आपके जहन में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, ऑल्दो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है बट ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा करना चाहिए क्योंकि वो जो चैप्टर्स मेंशन है वो यूजुअली उनसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज़्यादा बना लिए जाते हैं जो हर साल शोर होता है आउट ऑफ सिलेबस है। तो यूजुअली वही चैप्टर्स होते हैं जो चैप्टर्स मेंशन है, ठीक है। तो वो चैप्टर मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, वो चैप्टर सब पूरे कर लें। बट सिंध फेडरल KVK में नहीं है, बट मैंने जैसे बताया पंजाब की बुक को थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है MCQs बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं से ये शायद पूछा जाए, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा टॉपिक ऐड किया है। बिहेवियर्स क्या है, बिहेवियर्स की सबसे पहले डेफिनेशन की देख लेते हैं कि द वे एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू गिवन स्टिमुलाई, मतलब क्या कि चेंज इन एनवायरनमेंट या कोई सिचुएशन हो, एनवायरमेंटल सिचुएशन, उस सिचुएशन के हिसाब से कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिस्पॉन्ड करे, उस सिचुएशन को कोप अप करने की कोशिश करे, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। अब बिहेवियर दो तरह के होते हैं, तो इनेट या लर्निंग बिहेवियर। इनेट का मतलब क्या है, इनबॉर्न, मतलब क्या पैदा हुए हैं आपके अंदर वो बिहेवियर मौजूद था, और लर्निंग का मतलब क्या कि आपने बाद में सीखा अपने एक्सपीरियंस से। तो इनेट बिहेवियर में क्या आ जाता है, इनहेरिटेड बाय जीन्स। ज़ाहिर है जब आप पैदा हुए तो आपको कुछ पता थोड़ी है, जो चीज़ आपके अंदर है वो जीन्स की वजह से है, और इसको इंस्टिंक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जैसे आपको आपकी तरफ कोई चीज़ फेंके, आप फ़ौरन आंखें बंद करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है, इंटरन्यूरॉन होता है, और मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आ जाएगा कि आप आंखें बंद कर लें। सिमिलरली आप कभी किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाएं, फ़ौरन हाथ पीछे कर लेंगे, तो यही पाथ में इन्वॉल्व होगा। तो ये ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। ऐसी स्वेटिंग है। स्वेटिंग क्या है कि आप जब आपकी स्वेटिंग होती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे हैं, तो जब बच्चा होगा तो उसका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें स्वेटिंग होगी, तो वो ये इनेट बिहेवियर्स हैं।
और ये ज़रूरी है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर स्वेटिंग ना हो, बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए नेचर ने हमें ये प्रोवाइड करके दिए हैं। उसके बाद इसमें 2 तरह के मूवमेंट इन्वॉल्व है, काइनेसिस, एक टैक्सिस। काइनेसिस को हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का ये मतलब ऐसी मूवमेंट है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और ये चेंज इन स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट दैट हेल्प इन सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने देखा है कि कॉकरोचेज़ हैं, वो लाइट में वो इतना कंफर्टेबल नहीं होते, लाइट के बगैर कंफर्टेबल होते हैं। जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो फ़ौरन आगे पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो रैंडम भागते हैं वो, ठीक है। उनकी रैंडम मूवमेंट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। अगर पहले वो जब लाइट नहीं थी, हल्का चल रहे हो, तो जैसे ही लाइट आएगी तेज़ भागना आगे पीछे शुरू हो जाएंगे, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो जाएगी। तो ये काइनेसिस है, और इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ज़ाहिर है वो भागेंगे आगे पीछे और लाइट से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लाइट सही नहीं लगती। ऐसी टैक्सिस जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है, जैसे कि कोई भी स्टिमुलाई की तरफ मूवमेंट हो या अवे फ्रॉम स्टिमुलाई हो, कि तरफ हो तो टुवर्ड्स स्टिमुलाई मैंने पॉजिटिव लिख दिया, अवे के लिए मैंने नेगेटिव लिख दिया। जैसे मिसाल के तौर पर जब बारिश होती है उसके बाद लाइट की तरफ बहुत सारे मच्छर आए हुए होते हैं, तो क्या है वो टैक्सिस मूवमेंट है, डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन की तरफ आए, लाइट की तरफ आए, और टुवर्ड्स स्टिमुलाई आया, लाइट स्टिमुलाई है तो वो पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही कोई चीज़ अगर अवे जाए टू स्टिमुलाई से तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 2 तरह के मूवमेंट थोड़ा सा ज़हन में होने चाहिए। उसके बाद एक और टर्म है साइन स्टिमुलाई। तो ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने अराउंड जो है अपने स्टिमुलाई को, कोई चेंज इन एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं इंस्टिंक्टिवली। मतलब क्या कि अपने ही अंदर से ये उनके अंदर आता है कि हमने इस पर्टिकुलर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना है। इसको हम साइन स्टिमुलाई कहते हैं। तो साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब है कि कोई इनके अंदर साइन मौजूद होगा, कोई इन्वायरमेंट में कोई चीज़ मौजूद होगी, उसकी तरफ ये रिस्पॉन्ड करें। इसके एग्जांपल है कि जब फ़िश होती है, फ़िश का जो ब्रीडिंग पीरियड होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइप की फ़िश है, ठीक है। तो वो फ़िश का नाम ऐसा याद रखना ज़रूरी नहीं, एग्जांपल भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उस फ़िश में अगर उस फ़िश का जब ब्रीडिंग पीरियड होता है तो उसकी बेली रेड हो जाती है। तो और जो आस-पास के मेल होते हैं, ये भी मेल फ़िश है, उसके आसपास जो मेल होते हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं उस रेड बेली को देखकर। तो ये एक पर्टिकुलर फ़िश है, उसकी ये करैक्टर है। तो उन्होंने क्या किया, जो रेड बेली थी वो क्या था, वो उनका साइन स्टिमुलाई था, एक साइन आया एनवायरनमेंट में, और उसको फिर रिस्पॉन्ड किया दूसरे मेल ने, वो अग्रेसिव हो गए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, पंजाब की बुक में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग बिहेवियर देखें। लर्निंग बिहेवियर बंदा अपने एक्सपीरियंस से ज़िंदगी की सीखता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, क्या है आपने लर्न किया, लर्निंग बिहेवियर है। इसके लिए प्रॉपर नर्वस सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मेमोरी स्टोर करनी होती है। प्रॉपर नर्वस सिस्टम लो एनिमल्स में नहीं होता, तो लो एनिमल्स में लर्निंग बिहेवियर की कैपेसिटी भी कम होती है बहुत। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले इम्प्रिंटिंग है। इम्प्रिंटिंग जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होती है जिनको हम नाम देते हैं प्रोकोसियल बर्ड। जैसे इसमें चिकन आ जाती है, इसमें डकलिंग्स आ जाएंगी। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाय बर्थ चलना भी सीखते हैं, बाय बर्थ बहुत सारी चीज़ें जिनको आती होती हैं, तो उनको हम प्रोकोसियल बर्ड का नाम दे देते हैं। इसमें क्या होता है, शॉर्टली आफ्टर हैचिंग, मतलब क्या पैदा होने के फ़ौरन बाद, जैसे डकलिंग्स हैं, ये क्या करती हैं, ये अदर बर्ड्स को फॉलो करना शुरू कर देती हैं जो उनके सराउंडिंग में होते हैं। मतलब उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ होगी, मूविंग चीज़ होगी, मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और यूजुअली ज़ाहिर है उनके सराउंडिंग में उनकी मदर ही होती है, तो उसको वो फॉलो करते हैं, उनसे सीख लेते हैं चलना कैसे, सब कुछ कैसे करना है। तो ये एक प्रोसेस है इम्प्रिंटिंग का। मगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, उनके मदर को हटा के और चीज़ें भी मूविंग ऑब्जेक्ट रखे गए, तो ये देखा गया कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करती हैं। तो उनके अंदर एक ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड्स होता है। ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड बहुत शॉर्ट टाइम का पीरियड होगा, बहुत शॉर्ट टाइम होगा, जिसमें क्या करेंगे कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे और अपने आप को उनमें मूविंग ऑब्जेक्ट को ढालने की कोशिश करेंगे उस मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह। यूजुअली मदर होती है तो मदर की तरह अपने आप को ढाल लेते हैं वो। तो ये तो हो गया इम्प्रिंटिंग का प्रोसेस। इसके बाद हैबिचुएशन। हैबिचुएशन क्या, हैबिचुएशन का ये वर्ड ही बताया, हैबिट, आदत होगी। मतलब क्या कि आपके सराउंडिंग में कोई चीज़ हो रही है, आपको उसकी आदत हो गई, अब आप उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कैसे चेंज कर लिया गया कि कोई भी अब रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई भी स्टिमुलाई है आपके इन्वायरमेंट में, अब उसको जो है वो रिपीटेड स्टिमुलाई, मतलब बार बार स्टिमुलाई आ रहा है, अब उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे इतना ज़्यादा। तो यही हैबिचुएशन का मतलब है। जैसे मिसाल के तौर पर बर्ड जो है फीड करते हैं रोड साइड पे, रोड साइड इतनी फास्ट ट्रैफिक होती है, सब कुछ होता है, वो आराम से बैठ के खा पी रहे होते हैं। कैसे खा पी रहे होते हैं, जो अगर सबसे फर्स्ट टाइम बर्ड आए तो वो उड़ के चला जाए वहाँ से, क्योंकि वो उसको डरेगा फास्ट ट्रैफिक से, मगर उसको आदत हो जाएगी, उसको पता है जो फास्ट ट्रैफिक है मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी, तो आराम से खा पी रहा होता है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये हैबिचुएशन हो जाती है उनमें। ऐसे ही थर्ड कंडीशन है कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि पेयरिंग ऑफ इररेलेवेंट स्टिमुलाई विद नेचुरल स्टिमुलाई फॉर सम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, मैं आपको मगर समझा देता हूँ। देखिए आपने पढ़ा भी होगा कि डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स को एक एक्सपेरिमेंट किया गया, डॉग्स को खाना दिया गया, फूड दिया गया, और फूड देने से पहले बेल बजाई गई, ठीक है। बेल बजी, उसके बाद उन्होंने फूड दे दिया बेल के बाद। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने ये देखा कि जब बेल बजी तो उनके मुंह से सलाइवा जो है वो निकलने लग गया, क्योंकि उनको पता था कि बेल के बाद ही फूड आता है। उन्होंने ये अपने आप को सोच लिया, अपने जहन में ये बात बिठा ली कि बेल बजेगी
उसके बाद फूड आएगा। तो जब बेल बजी और फूड अभी नहीं दिया, पहले बेल ही बज गई, तो बेल बज गई है और उनके सलाइवा जो है उनके माउथ से निकलने लग गया। तो ये एक कंडीशनिंग का मतलब टर्मिनोलॉजी है कि ऐसे उनको कंडीशन कर दिया गया एक इरेगुलर स्टिमुलाई। देखिए, बेल से सलाइवा का निकलना कोई लेना देना नहीं है। बेल बजी अब सलाइवा निकल गया, ऐसा कोई उससे लेना देना नहीं है, बट असल में फूड था, तो हमने बेल के ऊपर फूड दिया। असल में तो फूड था, बेल बजा के फूड देना, बट बेल से सलाइवा का निकलना उन्होंने ऐसे उनको अडेप्ट कर लिया कि उनको ये ज़हन नशीन कर ली बात कि बेल के बाद फूड आएगा। तो अब जब बेल बजी और फूड नहीं दिया गया, तो उनको तो यही पता था कि बेल बजी और फूड आ जाएगा, तो उनको मुँह से सलाइवा निकलने लग गया, तो उनको कंडीशन कर दिया गया। ठीक है, ये थर्ड वाला है। इसके बाद अगला मेथड जो है वो है ओपन लर्निंग। इसको हम दूसरा नाम देते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। मतलब क्या कि हम कुछ काम करते हैं और वो काम करते करते सीख जाते हैं। मैं पहले इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर किसी कैट को हम किसी पिंजरे में केज में बंद कर दें और केज में कोई लिवर हो, कोई दबाने वाली चीज़ हो और कैट उसको आगे पीछे घूमती रहे, अचानक ये जो लिवर है इस पर इसका पैर लग जाए और उसका दरवाज़ा केज का खुल जाए, बाहर आ जाए, तो क्या है, उसने ट्राई करते आगे पीछे घूमती रही और उसने फिर सीख लिया कि वहाँ पर एक लीवर को दबाना है और वो बाहर आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट वो लीवर को दबाएगी और बाहर आ जाएगी। तो यही है अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर गोल। किसी भी एक गोल को, किसी भी कोई चीज़ को अचीव करना जो रैंडम एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। मतलब कैट रैंडमली घूम रही थी और उसने ये अचीव कर लिया, तो इसको ट्रायल एंड एरर कहते हैं। ठीक है, अगला है पांचवा लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग क्या है, इसको मैं आपका एक पहले एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कि हम रैट को, चूहे को एक मेज़ क्या है, एक जिसे हम कहते हैं ऐसे अगर होता है इसमें हर्डल्स लगा दी जाए बहुत सारी, इसको मेज़ कहते हैं। ठीक है, तो उस मेज़ में रख दिया जाए और मेज़ में चूहा यहाँ से यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, तो अचानक उसको फूड मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि रैट जो दोबारा मेज़ में रखेंगे उसी जगह फूड होगा, तो डायरेक्टली फूड पे पहुंच जाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगा, आपको समझ आ गया होगा कि वो घूम रहा है और अचानक उसको फूड मिल गया। तो एसोसिएशन ऑफ इन डिफरेंट स्टिमुलाई, मतलब क्या कि वो जो फूड है वो कोई स्टिमुलाई नहीं है और सिचुएशन विदाउट रिवॉर्ड। ठीक है, इन डिफरेंट स्टिमुलाई चेंज इन एनवायरनमेंट को कहते हैं। तो वो जो फूड रखा हुआ है वो क्या है, वो एक ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसको रैट क्या कर रहा है, वो नॉर्मली घूम रहा है, उसको फूड के कुछ नहीं पता, पर अचानक उसको फूड दिख गया, तो वो रैंडमली दिख गया। ठीक है, तो वो पहले जैसे घूम रहा था तो विदाउट रिवॉर्ड, उसके जहन में नहीं था ये मुझे फूड मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जैसे कहीं जाते हैं और आपको कहीं जाकर जैसे पंचर की दुकान पे आप जाएं और आप देखें कि वो पंचर कैसे लगा रहा है, ऐसे ही आप किसी और जगह पे जाएं, आपका ऑल्दो उस चीज़ से आपको कुछ मिलेगा नहीं, बट आप वैसे ही देख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में फ़ायदा हो जाए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, पहले इसको रिवॉर्ड का नहीं पता था। ठीक है, रैट को नहीं पता था फूड मिल जाएगा, बट अचानक उसको मिल गया, तो ये लेटेंट लर्निंग में आ गया। उसके बाद लास्ट इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग क्या है, ये ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। ये एक्सट्रीम केस ऑफ लर्निंग है, बहुत हाई लेवल ऑफ लर्निंग है। इसमें क्या हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी में अलग अलग मसले मसाइल आते हैं, हम उनको सोच से सॉल्व करते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है हमने वो वाला मसला पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होता, फिर भी हम सॉल्व करे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है चिंपैंजी को हमने एक पिंजरे में केज में रख दिया और ऊपर से हमने जो फ्रूट्स में होते हैं आपके बनानास, केले हमने लटका दिए। ठीक है, और कुछ डब्बे भी रख दिए उस पिंजरे में। तो पहले चिंपैंजी छलांगे लगाता रहा, जब उसका नहीं पहुंचा वहाँ पर, वो पहुंच नहीं सका, तो उसने बॉक्सेस रखे, एक के ऊपर एक बॉक्स रखा और बॉक्सेस पे चढ़ के ऊपर केलों को, जैसे ये बनाना है, इसको तोड़ लिया। तो ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है।